हेलो मेरे प्यारे सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी को दिल खोलकर अपने क्लासेस VL क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको भौतिकी के प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के कुछ मुख्य क्वेश्चन आपको बताएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कतई जहर है। समझ में आ गया आपको? सबसे पहला क्वेश्चन है, चैप्टर के अनुसार इस क्वेश्चन को बता दिए। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से, अपने रास्ते से प्रकाश विचलित होते हुए आगे की ओर चली जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में किरण जाती है तो वो अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित होकर आगे की ओर निकल जाती है। जैसे कि आपको चित्र में बता दिए हैं, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, प्रकाश आपतित हो रहा है। आज जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आया तो वो अपने पथ से विचलित माने मुड़ना, अपने पथ से विचलित होते हुए आगे की ओर अपवर्तित होते आगे की ओर चली जाती है। समझ में आ गया आपको? समझ में अच्छा से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान से इसको देखिए। पूर्ण क्या होता है? अपवर्तन से परावर्तन हो जाता है। अपवर्तन से परावर्तन। पूर्ण पा से आप परावर्तन भी पास है। बस यही इसका मतलब समझिए। अब जब प्रकाश की किरणें क्रांति कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित नहीं होकर परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आपको बता दिया गया है। यहां पर दो शब्द फिर आया, सघन और विरल। सघन किसको कहेंगे? विरल किसको कहेंगे? जिस का कण सटा हो उसको सघन कहेंगे, जिसका कण दूर हो उसको विरल कहेंगे। समझ में आ गया होगा? अगला क्वेश्चन देखिए। बस उसी से है ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछता है। पानी में रखा हुआ छड़ी तिरछी मुड़ती है। पानी में रखी हुई सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई मालूम पड़ती है। एकदम 3-4 टाइप से इस क्वेश्चन को पूछता है। ध्यान से इसको देखिए। जल में रखी हुई सिक्का, पहले जल में रखा हुआ है, हम इसको देख रहे हैं। तो हमारा आंख किस माध्यम में है? हमारा आंख वायु में, इस वायुमंडल में, हवा में है। और सिक्का किस में है? पानी में है। सिक्का कहाँ है? पानी में। यहाँ है बाबू, सिक्का यहाँ है, हम यहाँ से देख रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो हमारा आंख जो वायुमंडल में है, समझिए इसका अर्थ खाली समझ जाइएगा। आंख हमारा वायुमंडल में हवा में है, सिक्का पानी में है। तो हवा के अपेक्षा सिक्का हो गया सघन, हवा हो गया विरल। तो हमारा आंख है विरल में और सिक्का है सघन में। यही याद रखना। हमारा आंख कौन सी है? विरल में, और सिक्का क्या है? सघन में। क्योंकि जल के अपेक्षा हवा होता है विरल, हवा विरल और जल सघन। जल के अपेक्षा कांच होता है सघन। कांच हो जाएगा सघन और जल हो जाएगा विरल। बात समझ में आ गई आपको? समझिए। जल में रखी सिक्का से निकलने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, क्योंकि जल क्या है? सघन है। जल क्या है? सघन है। क्या है? सघन है। जल क्या है? सघन माध्यम है बाबू। जल है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। हमारा आंख क्या कहाँ है? विरल माध्यम में। विरल माध्यम में पहुंचती है तो अभिलंब से दूर हटते हुए आंख पर आपतित होती है। यह दृष्टि रेखा को काल्पनिक रूप से बढ़ाया जाता है तो सिक्का वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई मालूम पड़ती है। इसलिए जल में डूबी हुई सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई मालूम पड़ती है। एक चीज और याद रखिएगा, जब प्रकाश
ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, एकदम याद रखिए, हो सके एकदम पूछ दे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और जब सघन से विरल में जाएगी, जब पहला बोले हम जब विरल से सघन में, अभी बोल रहे हैं जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। बाबू समझ रहा है इसका कारण क्या है? जब देखो दोनों का कारण बता देते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की चाल कम जाती है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाती है तो प्रकाश की चाल में वृद्धि होती है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ में आ गया? तो यहां भी देखिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, पहले प्रकाश इस सिक्का पर पड़ेगा, पहले प्रकाश जो इधर प्रकाश आ रही है तो ये पहले इस सिक्का पर पड़ेगा, और सिक्का पर पड़ने के बाद, सिक्का पर पड़ने के बाद वही लिखे हैं जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम, जल है सघन माध्यम में, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में, इस सिक्का पर पड़ने के बाद अपतित होती है कहां पर? हमारी आंख पर। तो सिक्का हो गया सघन, हमारी आंख हो गया विरल, तो सघन से विरल में जाएगी, सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सिक्का यहां ने जनाबे के जनाता यहां है। बात समझ में आ गई आपको? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हो सके 2 नंबर में आवर्धन पूछ दे, यह साबित करने के लिए कभी कभी पूछता है। आवर्धन क्या है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसको हटा देते हैं। अवतल लेंस जो है ये नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा तो उत्तल लेंस ही पूछेगा। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? क्या बोले हम? आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? उत्तल लेंस का आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, अनुपात में बटा होता है। जहां आवर्धन m से सूचित करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से, और वस्तु की ऊंचाई को h1 से इंडिकेट करेंगे। किससे? h1, यहां h1 लिखा हुआ है, अर्थात m बराबर h2 बटा h1। अब उत्तल लेंस के द्वारा हम सिद्ध कर रहे हैं आवर्धन। पहले ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए ध्यान से, इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट इसके बारे में लिखा हुआ है कि m और m' एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है जिसमें वस्तु AB, वस्तु क्या है? AB 2f1 और अनंत के बीच है। कहां है? इधर अनंत है, इधर क्या है? अनंत है। समझ रहे हमारी बात? हाँ, इधर क्या है? अनंत है। आई 2f1 है, वस्तु AB दोनों के बीच में है। इसका प्रतिबिंब कहां बना? F और 2f के बीच में बना। समझ में आ गया आपको? अब देखिए वही लिखे हैं, वस्तु 2f1 और अनंत के बीच होती है, इसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच DE बनता है। वस्तु AB प्रतिबिंब DE। इसके बारे में जैसे आपका इच्छा है उससे लिख लीजिएगा, खाली इसके बारे में लिखिएगा। अब देखिए चले हैं त्रिभुज ODE, किधर है? ODE, ODE क्यों पहले समझिए। क्योंकि हमको सिर्फ मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, DE प्रतिबिंब है, DE क्या है? प्रतिबिंब है, और DE क्या है? प्रतिबिंब है। AB क्या है? AB क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। बात समझ रहे हैं ना? तो वही वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही दोनों से मतलब है। तो ये दोनों से मतलब है, तो हम ये त्रिभुज समझ रहे हैं, और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज से चलेंगे। समझ रहे हैं ना? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज से चल रहे हैं, देख रहे हैं ना? इसी दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं। समझ में आ गया? तो वही लिखे हैं त्रिभुज ODE और त्रिभुज
बी ओ, ये दोनों त्रिभुज, और लाना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। अनुपात मैंने बटा लाना है, तो बटा लाने के लिए ये दोनों त्रिभुज के समरूप कर दीजिए, क्योंकि मैथ में जो है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। समानुपाती जब होगा तो बटा में आ जाएगा, बस वही किए हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होगा? समरूप करने के लिए दो स्थिति को बराबर कर दीजिए। यहां पर 90 डिग्री कोण बना है, तो यहां पर 90 डिग्री कोण बना है। ये कोण समूह कोण है। कौन कौन समरूपता, दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। बस यही किए हैं। 90 डिग्री ये कोण 90 डिग्री, बात समझ रहे हैं। और ये कोण समूह कोण समान। कौन कौन समरूपता से इसमें 3 कोण सिद्ध कर दिया है। 2 कोण बराबर है तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। कौन कौन समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती, तो वही डीई लिए हैं। अगर ई त्रिभुज में डीई लिए हैं तो ई त्रिभुज में की लेंगे ए बी। अब ई त्रिभुज में हम आधार लिए हैं तो ई त्रिभुज में ई लेंगे, मतलब ई त्रिभुज में डी तो इसमें ए बी, इसमें ओ डी तो इसमें ओ ए। बात समझ में आ गई आपको? वही लिए डीई ए बी ओ डी ए ओ। अब डीई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई, ठीक। और ओ ई क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है? फिर से देख लीजिए, ये क्या है? H2। ये क्या है? H1। प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है? वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। बस हो गया, समझ में आ गया। यही लिख दिए यहां पर, ठीक। अब चिन्ह परिपाटी से देखिए आप, ई हो ऊंचाई हो जाएगा ई प्लस में, ई हो जाएगा माइनस में, ई होगा प्लस में, ई होगा माइनस में। फिर से ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में, ये नीचे है तो माइनस में। ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। बस ये क्या होगा? माइनस में, ये होगा प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। नियामक ज्यामिति के अनुसार देख लीजिए ना, ऊपर जाता है तो प्लस, नीचे माइनस, दाएं साइड प्लस, बाएं साइड माइनस। ठीक, समझ में आ गया बाबू? चलिए देखिए, वही लिखे हैं H2 माइनस में H1, तिरछा तिरछी। अब नहीं, H2 बटा H1 किसका सूत्र है? आवर्धन का सूत्र है। आवर्धन का सूत्र है। आवर्धन का सूत्र है तो ई माइनस में तो आवर्धन भी माइनस में, मगर आवर्धन माइनस में नहीं होता है। अब v बटा यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, की बच गया? m बराबर v बटा यू। क्या बचा? m बराबर v बटा यू। अब आगे देख लीजिए, लेंस, अब m बराबर v बटा यू आ गया। अब लेंस सूत्र से 1 बटा v माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा f। दोनों ओर v से गुना करने पर, v से दोनों ओर गुना कर दिए, v भी खत्म हो गया। v की जगह पर जब v भी खत्म हो, हाँ, v भी जब खत्म होगा, v से गुना किए तो v भी खत्म हो जाए, की बचेगा? यहाँ पर 1, यहाँ माइनस यू बटा और f बटा v बटा f। अब 1 बटा सॉरी, फिर से v बटा v को बार में कटेगा? 1 बार में। v बटा u लिख दिए, v बटा f लिख दिए हैं। समझ में आ गया आपको? 1 माइनस, अब इसको ई पार ला रहे हैं, इसको ये पार ला रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये है u, वस्तु की दूरी। ठीक, इसको ई पार लाइए तो ई प्लस में सट आया, माइनस में, ई माइनस में उछड़ जाएगा तो प्लस में। अब आप बताइए, आप v बटा यू सॉरी, हाँ देखिए, v बटा यू किसके बराबर है? m के बराबर। किसके बराबर है बाबू? m के बराबर है। बस वही मान रख दिए हैं। यहाँ v बटा यू किसके बराबर हो जाएगा? m के। 1 माइनस v बटा यू। समझ में आ गया होगा? अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। लेंस और कांच के प्लेट का पहचान, एगो बिना छू के, एगो छू के, स्पर्श करके, एगो बिना स्पर्श करके। लेंस तथा कांच के प्लेट को बारी बारी से छपे अक्षरों को, कोई वस्तु को उसके पास ले जाएंगे, उससे दूर हटाएंगे।
ठीक। यदि अक्षरों का आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो समझ जाइए वो कांच का प्लेट है। यदि अक्षर में वृद्धि होगा, बड़ा होगा, तो समझ जाइए वो उत्तल लेंस है। अब अक्षर छोटा होगा तो अवतल लेंस है। समझ में आ गया। स्पर्श करके बारी बारी से कांच और प्लेट को छुएंगे, अगर समतल मतलब बराबर अनुभव होगा तो समझ जाइए वो कांच का प्लेट है। अगर उठा हुआ, उभरा, उभरा, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, उत्तल होगा। अगर धसा हुआ है, धसा या मोटा का अनुभव होता है तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, अच्छा से आ गया होगा समझ में बाबू। चलिए इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और भी इस चैप्टर का क्वेश्चन कुछ पहला वीडियो में भी बताए हैं, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। जय हिंद।